सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक और उसके अंतर्गत आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। नाटक से संबंधित हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। और वैसे हमने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, भक्ति काल है, आदिकाल है, रीतिकाल है, इन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। और आधुनिक काल के अंतर्गत भी जो भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग, छायावादी युग, इनसे संबंधित अलग अलग प्लेलिस्ट तैयार की गई है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपका बंटी उपन्यास का कथ्य क्या है? तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या है, तो बिल्कुल ठीक है इसमें। और समकालीन राजनीतिक परिदृश्य ये नहीं आएगा। राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता है, बिल्कुल गलत है। और जो दाम्पत्य संबंध है उसका विघटन है। तो देखिए 1 और 4 यहाँ पे आंसर बिल्कुल ठीक। 1 और 4 कहाँ पे है? तो 1 और 4 आपके सी ऑप्शन में है। आपका बंटी सन 1971, कहीं कहीं पे आपको 1972 भी मिलेगा। अपने ढंग का अकेला उपन्यास है। इस उपन्यास में आज के मध्यम वर्गीय समाज में तलाक की समस्या और दाम्पत्य जीवन के तनाव के कारण तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों की मनोवैज्ञानिकता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है। अतः आपका बंटी उपन्यास का कथ्य विकल्प 1 और 4 सही है। मनु भंडारी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज 1979 में के बल पर अक्षय ख्याति अर्जित की है। यह एक राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। इसका परिवेश व्यक्तिक या पारिवारिक न होकर सामाजिक है। किसका? जो महाभोज है इसमें 1979 का है ये। और इसमें क्या है, एक राजनीतिक उपन्यास भी नहीं है ये, एक व्यक्तिक या पारिवारिक उपन्यास भी नहीं है, यह एक सामाजिक उपन्यास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं। एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली और तीसरी महिपालपुर वाली। और फिर उसके बाद में है छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। ये किसका कथन है? तो ये छोटे बड़े घर से, जो भगवान के घर से बनकर आते हैं और ये संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है, ये देखिए किसका है? ये गोदान उपन्यास से होरी का कथन है ये। तो देखिए होरी कहाँ पे आ रहा है? होरी ए ऑप्शन में है, तो यहाँ पे ए आएगा। बी में 1 कहाँ पे आ रहा है? तो बी में 1 देखिए, सॉरी, बी में 1 यहाँ पे आ रहा है, ए में। ठीक है, सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या तुम सबसे ताजी स्मृति हो, ये शेखर का कथन है। समूचा आर्यावर्त रक्त कर्दम से पिछिल होने लगा है, ये किसका है? लोरिक देव का है। और जो पहला कथन है, चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं और एक रामनगर वाली है, दूसरी नेवादा वाली और तीसरी महिवालपुर वाली। ये कथन किसका? तो ये रूपन बाबू का है। ये किससे संबंधित है? ये देखिए, चुनाव और महिवालपुर वाली, ये रूपन बाबू का कथन है, राग दरबारी से है। अगला है, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है, ये किसका कथन है? होरी का है, गोदान से। सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो, ये किसका कथन है? तो ये शेखर एक जीवनी से शेखर का कथन है। समूचा आर्यावर्त रक्त कर्दम से पिछिल होने लगा है, ये लोरिक देव का पुनर्वासी है। अगला है, निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन से हैं? गोदान उपन्यास में वर्णित गांव पूछे हैं। गंगोली है, सेमरी है, बेलारी है और मेरीगंज है। तो मेरीगंज और गंगोली नहीं है, जबकि सेमरी और बेलारी है। कौन कौन सी है? सेमरी और बेलारी। तो सेमरी और बेलारी 2 और 3 कथन है, ऑप्शन डी में यहाँ पे है। गोदान उपन्यास में सेमरी और बेलारी गांव की केंद्र में रखकर कथा वर्णित की गई है, जबकि आधा गांव में गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा का वर्णन किया गया है तथा मेला आंचल में उपन्यास में बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज को कथा का केंद्र बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है,
प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है। कृष्णा सोबती के उपन्यास हैं ये चारों, और इसमें प्रकाशन वर्ष के हिसाब से आपको बताना है। तो देखिए, समय सरगम है, ये कब का है? ये 2000 का है। मित्रों मरजानी है, ये मित्रों मरजानी 1967 का है। फिर ए लड़की इनका 1991 का है। और सूरजमुखी अंधेरे में ये इनका 1972 का है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे में, ए लड़की और समय सरगम 2431। तो 2431 कहाँ पे आ रहा है? 2431 ये आपका डी ऑप्शन में आ रहा है। देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम इस प्रकार से है। मित्रों मरजानी इनका 1967 है, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 का है, ए लड़की 1991, समय 2000, 1980 में इसे प्रसिद्ध उपन्यास जिंदगी नामा के लिए, जो जिंदगी नामा उपन्यास है वो इनका 1979 का था। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। किसको? जो कृष्णा सोबती जी हैं, ठीक है। कृष्णा सोबती जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? सन 1980 में। किस उपन्यास के लिए मिला? तो जिंदगी नामा उपन्यास के लिए मिला। जिंदगी नामा का प्रकाशन क्या था? तो 1979 था। मैत्री पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है? मैत्री पुष्पा का उपन्यास है कौन सा जिसमें ब्रज क्षेत्र के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है? तो किसका हुआ है? देखिए, इनका एक चाक उपन्यास है जिसमें ब्रज क्षेत्र के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। चाक 1997 उपन्यास में मैत्री पुष्पा ने ब्रज क्षेत्र में जीवन यथार्थ का चित्रण किया है। मैत्री पुष्पा के अन्य उपन्यास हैं झूला नट 1999, आलमा कबूतरी 2000, इदनमम 1994, कहे इसूरी भाग 2004, गुनाह बेगुनाह, विजन, तिरियाहट, बेतवा बहती रही और स्मृति दंश। अगला है, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच में है? मेहता और मालती के बीच में, खन्ना और गोविंदी के बीच में, मिर्जा खुर्शीद और मेहता के बीच में, राय अमरपाल और मालती के बीच में। तो ये कथन किसका था? मेहता और मालती के बीच में हुआ था। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें मेरी फूट जाए। यह संवाद गोदान उपन्यास में मेहता और मालती के बीच में हुआ था। गोदान 1936 में उपन्यास है और मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा ये लिखा गया। इस उपन्यास के पात्र हैं होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, खन्ना, दाता दी, गोविंदी इत्यादि। इस उपन्यास में किसान जीवन की महागाथा और ऋण मतलब कर्ज की समस्या का वृहद अंकन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? रत्तो, नत्थू, रिचर्ड और हयात बख्श। निम्नलिखित में से पूछा गया कि तमस उपन्यास के पात्र नहीं हैं। 3 इसमें पात्र हैं, 1 नहीं है। तो कौन सा नहीं है? रत्तो इस जो तमस उपन्यास है उसका पात्र नहीं है, जबकि नत्थू है। नत्थू वह पात्र है जिसको हिंदुओं के द्वारा सुअर काटने के लिए दिया गया था। ठीक। तो तमस उपन्यास में नत्थू की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इसमें, और तमस उपन्यास है इसमें रत्तो नहीं है, जबकि रिचर्ड भी है और हयात बख्श भी है। रत्तो देखिए, रत्तो तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। भीष्म शाहनी का तमस 1973 का उपन्यास है, उसके पात्र हैं रिचर्ड, नत्थू, हयात बख्श, लीजा, जनरल सिंह, हरनाम, वंतो, लक्ष्मी नारायण, सरदार जी और देश राज। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं राजकुमारी चंद्र दीक्षित, सुचरिता, पत्रलेखा और ऋतंबरा। पूछा गया कि जो बाणभट्ट की आत्मकथा है उसके अंतर्गत जो उपन्यास है, उपन्यास में पात्र कौन कौन है? तो इसमें एक तो राजकुमारी चंद्र दीक्षिता है और एक है सुचरिता। कौन है? एक तो राजकुमारी चंद्र दीक्षित है और एक है सुचरिता। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है।
बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की पात्र राजकुमारी चंद्र दीक्षित हैं और सूर्यचरिता हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा सन 1946 ईस्वी में उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ है, जिसके अन्य पात्र हैं बाणभट्ट, निपुण का जिसे न्यूनिया भी कहा जाता है, प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बताना आपको दलित जीवन, राजनीतिक बोध, जीवनीपरक उपन्यास और आत्मकथात्मक शैली। तो देखिए, जो दलित जीवन है उससे संबंधित कौन सा है, तो ये दलित जीवन से संबंधित है धरती धन्ना अपना। फिर राजनीतिक बोध का उपन्यास कौन सा है, तो राजनीतिक बोध का उपन्यास है तमस। जीवनीपरक उपन्यास कौन सा है, तो ये शेखर एक जीवनी है। और आत्मकथात्मक शैली में है मानस का हंस। देख लेते हैं हम इसका आंसर। इसमें 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 और 3, 4, 1, 2 और 3 कहाँ पे आ रहे हैं, आपके बी ऑप्शन में आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे है आपका जो दलित जीवन से संबंधित है धरती धन्ना अपना। इसके रचनाकार हैं जगदीश चंद्र। इसका रचनाकाल सन 1971 और कहीं कहीं पे 1972 भी मिलता है आपको। राजनीतिक बोध का उपन्यास है तमस, जो भीष्म साहनी का है। और जीवनीपरक उपन्यास है जो मानस का हंस है, जो अमृतलाल नागर जी का है। आत्मकथात्मक शैली है शेखर एक जीवनी, जो आज्ञा जी का है। ये 2 भाग हैं। इसका प्रथम भाग सन 1940 और दूसरा भाग सन 1944 को। ठीक, तमस है वो सन 1973 का है। और उससे पहले जो आपका मानस का हंस है ये अमृतलाल नागर जी का है और ये तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित है। भीष्म साहनी कृत तमस उपन्यास में राजनीतिक दलों द्वारा सांप्रदायिकता के लाभ का चित्रण किया गया है। मास्टर रामनाथ, नत्थू मेहता, हयात बख्श आदि इसके प्रमुख पात्र रहे हैं। अमृतलाल नागर के द्वारा रचित जो मानस का हंस है वो गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर लिखा गया जीवनीपरक उपन्यास है। आगे के उपन्यास शेखर एक जीवनी का प्रथम भाग उत्थान है, जिसका प्रकाशन सन 1940 और द्वितीय भाग संघर्ष है, जिसका प्रकाशन सन 1944 को हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे स्थानों के नाम दिए गए हैं। लाहौर है, शिवपालगंज है, कान्यकुब्ज और अमृतसर। इसमें राग दरबारी, झूठा सच, उसने कहा था, बाणभट्ट की आत्मकथा, इनमें से आपको मिलान करना है। तो लाहौर किससे संबंधित था, तो लाहौर झूठा सच के अंतर्गत आया है। शिवपालगंज किससे संबंधित था, तो शिवपालगंज आया था राग दरबारी में। कान्यकुब्ज किस में आया था, तो कान्यकुब्ज आया था बाणभट्ट की आत्मकथा में। और अमृतसर आया था उसने कहा था। ठीक है, अमृतसर कहाँ पे आया था, उसने कहा था। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 आपके ए ऑप्शन में है। अगला है, लाहौर है स्थान और संबंधित उपन्यास है झूठा सच। शिवपालगंज स्थान है राग दरबारी से। कान्यकुब्ज है बाणभट्ट की आत्मकथा से। और अमृतसर है उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है, यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है, यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है। देखिए ये कथन किसका है, तो ये धनिया का कथन है। किसका कथन है, धनिया का कथन है। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है, यह गोदान की उपन्यास जो धनिया है उसकी भावाभिव्यक्ति है। गोदान को कृषक जीवन की महागाथा कहा गया है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं होरी, धनिया, झुनिया, गोबर, दातादीन, मातादीन, मेहता, मालती, राय साहब आदि हैं। प्रेमचंद द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला और गबन। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में मिलता है। क्वेश्चन पूछा गया है, जो स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुई सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में मिलता है, तो ये तमस उपन्यास में मिलता है। तमस उपन्यास किसका है, भीष्म साहनी जी का है। और कब का है, तो सन 1973 का है। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी जो क्रूरताएं हैं उसका अंकन तमस उपन्यास में किया गया है। तमस उपन्यास 1973 का है। उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी जी। भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास हैं झरोखे, कड़िया, कुंतो, मैयादास की माड़ी, नीलू नीलिमा, नीलोफर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का आपको सही अनुक्रम बताना है।
मानस का हंस है, इसका रचना काल है सन 1972। उसके बाद में झूठा सच का है 1958 पहले भाग का, और दूसरा है 1960। उसके बाद में है राग दरबारी जो 1968 का है। कब का है? 1968। और उसके बाद में है जिंदगी नामा, जो जिंदगी नामा है कृष्णा सोबती का 1979 का है। इस हिसाब से पहले आएगा राग दरबारी, नहीं पहले आएगा झूठा सच, फिर राग दरबारी, 2, 3 और 1 और 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 आपकी ए ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। देखिए झूठा सच यशपाल जी का उपन्यास है और ये 1958 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसका दूसरा भाग 1960 में प्रकाशित हुआ था। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है और इसका प्रकाशन 1968 में हुआ था। अगला है मानस का हंस अमृतलाल नागर जी का है और इसका प्रकाशन सन 1972 में हुआ था। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती जी का है और इसका प्रकाशन 1979 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर के द्वारा रचित नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो कौन से उपन्यास हैं वो अमृतलाल नागर के द्वारा लिखित नहीं है। तो सीमाएं टूटती हैं ये नहीं है, जबकि एकदा निमिषराय है, और शतरंज के मोरे हैं, जबकि कथा कहो उर्वशी ये नहीं है। तो 1 और 4 इनका नहीं है। 1 और 4 आपके डी ऑप्शन में है। सीमाएं टूटती हैं और कथा कहो उर्वशी ये उपन्यास अमृतलाल नागर के द्वारा रचित नहीं है। कौन सी है? जो सीमाएं टूटती हैं और कथा कहो उर्वशी ये उपन्यास हैं जो अमृतलाल नागर के नहीं हैं। सीमाएं टूटती हैं उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल है और कथा कहो उर्वशी उपन्यास के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी हैं। ठीक है, जो सीमाएं टूटती है उसका उपन्यासकार कौन है? श्रीलाल शुक्ल जी, और कथा कहो उर्वशी इसके उपन्यासकार हैं देवेंद्र सत्यार्थी। अमृतलाल नागर के द्वारा रचित उपन्यास है एकदा निमिषराय, शतरंज की मोहरे, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाल और खंजर नई। ये किसके उपन्यास हैं? अमृतलाल नागर के बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। आगे के उपन्यासों के पात्र पूछा आपसे कौन कौन से पात्र हैं। राधिका, भुवन, सरस्वती और प्रशांत। तो पूछा गया जो आगे के उपन्यासों के पात्र हैं वो कौन कौन हैं। तो देखिए इसमें भुवन है और सरस्वती है। कौन कौन है? भुवन है और सरस्वती है। 2 और 3 ऑप्शन आपका सी ऑप्शन में है। आगे के उपन्यासों के प्रमुख पात्र भुवन और सरस्वती हैं। आगे के 3 प्रमुख उपन्यास हैं और उनके पात्र इस प्रकार से हैं। शेखर एक जीवनी 2 भाग, शेखर, सरस्वती, शारदा और शशि। शेखर, सरस्वती, शारदा और शशि। नदी के द्वीप भुवन, रेखा, गोरा और चंद्रमाधव। अपने अपने अजनबी ये सेलमा और योके। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। कमला है, शाह ननवाज है, सहदेव मिश्र है और बलभद्र नारायण है। तो कौन कौन है? इसमें आपका जो कमला है वो इसका पात्र है और सहदेव मिश्र है। कौन कौन है? कमला और सहदेव मिश्र। ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मैला आंचल के पात्र हैं कमला और सहदेव मिश्र। मैला आंचल के उपन्यास के पात्र हैं। मैला आंचल उपन्यास के अन्य पात्र हैं बालदेव, बामनवास, कालीचरण, लक्ष्मी, कमली, राम खिलावन, रामदास, सेवादास, राम कृपा सिंह, डॉक्टर प्रशांत, तहसीलदार वासुदेव आदि। मैला आंचल सन 1954 का उपन्यास है जो लेखक फणीश्वर नाथ रेणु का है। यह एक आंचलिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से हैं। विभाजन की त्रासदी, नारी की विवशता और शोषण, सांप्रदायिक दंगों की भयावहता और भारत छोड़ो आंदोलन। यशपाल का जो झूठा सच है उस उपन्यास का केंद्रीय विषय कौन सा है। तो उसका केंद्रीय विषय है विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक दंगों की भयावहता। तो आपका 1 और 3 बिल्कुल ठीक है। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास की केंद्रीय विषय सांप्रदायिक दंगों की भयावहता है, विभाजन की त्रासदी है। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। प्रथम भाग 1958 जिसका नाम वतन और देश है। दूसरा भाग 1960 है जिसका नाम देश का भविष्य है। यशपाल प्रगतिवाद और मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं।
इसके प्रमुख उपन्यास हैं दादा कामरेड 1941, देशद्रोही सन 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप सन 1949 है। अगला है, प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? शेखर एक जीवनी, तमस, बाणभट्ट की आत्मकथा और मेला आंचल। शेखर एक जीवनी है सन 1940, तमस है 1973, बाणभट्ट की आत्मकथा है 1946 और मेला आंचल है 1954। सबसे पहले आएगा शेखर एक जीवनी, फिर बाणभट्ट की आत्मकथा, फिर मेला आंचल, फिर तमस। 1 3 4 2, 1 3 4 2 आपके ऑप्शन है डी। शेखर एक जीवनी है अज्ञे साहब की, जिसका प्रथम भाग 1940 और द्वितीय भाग 1944। बाणभट्ट की आत्मकथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, उसका रचनाकाल 1946 है। मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का है, सन 1954 का है। तमस भीष्म साहनी का है, जो 1973 का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? देखिए, निम्नलिखित में से वो कौन सा उपन्यास है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? तो वो कौन सा उपन्यास है? ये परीक्षा गुरु है। ठीक है, परीक्षा गुरु उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है। परीक्षा गुरु 1882 उपन्यास के लेखक श्रीनिवास दास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कहा है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा, उसका नाम क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वो उच्च कोटि के समीक्षक हैं, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा था, उसका नाम क्या था? तो बाणभट्ट की आत्मकथा। कब का है? सन 1946 का है। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, चेतना संपन्न, मानवतावादी आलोचक हैं। देखिए, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, चेतना संपन्न, मानवतावादी आलोचक हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा सन 1946 इनका प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। इनकी कथा प्राचीन कवि बाणभट्ट और हर्षकालीन समाज पर केंद्रित है। बाणभट्ट, भट्टिनी, निपुणिका इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। चारूचंद्र लेख 1963, पुनर्वा 1973, अनामदास का पोथा सन 1976 इनके औपन्यासिक कृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है पूछा कि आंचलिक उपन्यास है उसकी कौन सी विशेषता है, और यहाँ पे पूछा कि कौन सी विशेषता नहीं है। स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण है, तो देखिए यही आपका गलत है। स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण आंचलिक उपन्यास के अंतर्गत नहीं आएगा। आंचलिक लोक जीवन और रीति रिवाजों का चित्रण बिल्कुल ठीक है, आंचलिक जनजीवन का चित्रण बिल्कुल ठीक है, और आंचलिक भाषा का भी प्रयोग ये आपका बिल्कुल ठीक है, जबकि स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण इसमें नहीं है। स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण का संबंध आंचलिक उपन्यासों से नहीं है। आंचलिक उपन्यासों की कथा वस्तु एक अंचल विशेष पर केंद्रित होती है, जबकि आंचलिक जनजीवन, भाषा और रीति रिवाजों को आंचलिक उपन्यास के केंद्र में रखा गया है। आवारा मसीहा के लेखक के नाम क्या है? देखिए, जो आवारा मसीहा इसके लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, प्रेमचंद जी हैं और विष्णु प्रभाकर हैं। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। आवारा मसीहा सन 1974 में बंगला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी परक उपन्यास है। आवारा मसीहा है ये 1974 में प्रकाशित हुआ था। बंगला के जो सुप्रसिद्ध उपन्यासकार हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी परक उपन्यास है। इसके लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर हैं। रचना कब की है? सन 1974 की है। हिंदी के प्रथम जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री माने जाते हैं। देखिए, हिंदी के जो प्रथम जीवनीकार हैं वो कौन माने जाते हैं? गोपाल शर्मा शास्त्री माने जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी प्रेमचंद घर में है 1944 में शिवरानी देवी ने लिखी थी। कलम का सिपाही सन 1962 में नाम से अमृत राय ने लिखी थी, और कलम का मजदूर सन 1964 में मदन गोपाल ने लिखी थी। ये जीवनी बताई गई है जो मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी थी। प्रेमचंद घर में है 1944 उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने। कलम का सिपाही लिखा था सन 1962 में अमृत राय ने, उनके बेटे अमृत राय ने, और कलम का मजदूर लिखा था मदन गोपाल ने सन 1964 में। ये जीवनी है। परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है? परीक्षा गुरु का नायक है वो कौन है? तो परीक्षा गुरु के नायक का नाम मदन मोहन है।
ब्रज किशोर है जो मदन मोहन के दोस्त हैं और बहुत ही अच्छे दोस्त हैं इनको हर संकट से उबारते हैं ब्रज किशोर। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास जी का है और कब का है, सन 1882 का उपन्यास है। और जो रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे अंग्रेजी उपन्यास माना है। परीक्षा गुरु सन 1882। उपन्यास का नायक मदन मोहन है, लेखक इसके श्रीनिवास दास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। यह उपन्यास 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त है। कितने में? 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त है। पूरा उपन्यास नीतिपरक और उपदेशात्मक रहा है। उषा प्रियंवदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें की नायिका कौन है? उषा प्रियंवदा का उपन्यास है 55 खंबे लाल दीवारें। इसकी नायिका कौन है? तो इसकी नायिका सुषमा है। कौन है इसकी नायिका? सुषमा है। उषा प्रियंवदा का उपन्यास है 55 खंबे लाल दीवारें। ये किसका उपन्यास है? तो ये इसकी नायिका कौन है? तो ये सुषमा है इसकी नायिका। ये नायिका प्रधान उपन्यास है। 55 खंबे लाल दीवारें 1961 में उपन्यास एक नायिका प्रधान उपन्यास है और किसका है ये? उषा प्रियंवदा का है। इसकी नायिका कौन है? सुषमा है। यह प्रसिद्ध और बहुचर्चित उपन्यास है जिसमें एक भारतीय नारी की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं से उत्कंठ कुंठा और यंत्रणा का सजीव अंकन किया गया है। इसके अन्य उपन्यास हैं रुकोगी नहीं राधिका 1967, शेष यात्रा 1984, अंतर्वसी 2000, भय कबीर उदास 2007 और नई नदी 2013। गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? तो गिरती दीवारें उपेंद्र नाथ अस्क जी का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? जो उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं इनका उपन्यास है। गिरती दीवारें सन 1947 का उपन्यास है। गिरती दीवारें सन 1947 उपेंद्र नाथ अस्क जी का उपन्यास है। इन्हें मध्यम वर्ग का चितेरा उपन्यासकार भी कहा जाता है। किसको? जो आपके उपेंद्र नाथ अस्क हैं उन्हें मध्यम वर्ग का चितेरा उपन्यासकार भी कहा जाता है। बड़ी बड़ी आंखें 1955, गरम राख 1957, सितारों का खेल 1940 आदि इसके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। महाकाल 1947 अमृतलाल नागर का प्रथम उपन्यास है, जबकि रतिनाथ की चाची 1948 बाबा नागार्जुन का प्रथम उपन्यास रहा है। इसी के साथ करते हैं हम क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।